से निकलेगा। इसने मुझे नींद की गोलियां खिलाई हैं कि खा लो, और उसके बाद इसने मेरे पे ये तशद्दुद किया। रहते कि तेरे पास इजराइल है, गलती हो गई। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। हम पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो हर रोज तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। तशद्दुद बिला तफरीक मर्द, बच्चों, बूढ़ों पर होता है, मगर तनासुब के एतबार से बच्चे और खवातीन इसकी जद में ज्यादा आते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर शोर उठता है, मुज़म्मतें की जाती हैं, मगर चंद दिन बाद एक वाक़े से ये शोर दब जाता है, शोर फिर उभरता है और नया वाक़या सर उठा लेता है। आखिर ऐसा क्यों ये सिलसिला रुक नहीं पा रहा? बढ़ते तशद्दुद की वजूहात क्या हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जाए? आज अवाम की आवाज में हम इसी पर बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक नन्ही मुन्नी मासूम बच्ची की चंद वीडियोस दिखाने जा रहे हैं, जिसमें इसका वालिद बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब इसकी वीडियो भी बना रहा है, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया। ये नन्ही सी बच्ची किस तरह से माफिया मांग रही है और जालिम बाप इस पर रहम की बजाय उसे मार पीट रहा है, इसे खौफजदा कर रहा है। इस बच्ची की हालत देखकर आप और मैं जो महसूस कर रहे हैं, वो ये महसूस क्यों नहीं कर रहा? ये एक वाकया है, ऐसे हजारों वाकयात हम सबकी नजरों से गुजरते हैं, और इसका वाहिद हल ऐसे इंसान नुमा हैवानों को कड़ी सजाएं देना है। यहाँ एक और खातून जो पहले घर वालों की मर्जी की शादी और फिर अपनी मर्जी की शादी के बाद पिटती रही। क्या हुआ था? यही कि शादी हुई थी, मेरी दूसरी शादी कर दी थी अपनी पसंद की। पहली शादी हुई थी तो उन्होंने तलाक दे दी थी। अपनी शादी उन्होंने अपनी कज़न से कर ली थी। 2 बच्चे हैं मेरे पहले में से, एक बेटा उन्होंने रख लिया था, एक बेटा मैंने ले लिया था, छोटा था। फिर दूसरी शादी जो मैंने अपनी पसंद की करी वो भी ऐसे ही निकले कि पहली रात में मुझे थप्पड़ मारना, वो फिर चलो सही हो गया, 2 महीने सही चले। शादी की पहली रात में ही मारा। क्यों? वो इस वजह से कि अब हमने कोर्ट मैरिज करी थी। मैंने बोला मेरे अब्बू सौतेले हैं कि वो नहीं मानते, वो जाके उनको मनाने लगे। उन्होंने बेइज्जती करी मेरे ससुर की, उन्होंने गुस्सा आके मेरे ऊपर निकाला था इस वजह से। तो फिर मैंने मना भी कहा था, मेरे अब्बू ऐसे वो नहीं मानेंगे, आप नहीं जाओ। फिर भी वो गए थे तो उन्होंने फिर आके मेरे को मारा पीटा। फिर ससुर मेरे बात में मुझे बोलते थे कि आप मेरे से लो, ये कर लो, आपका एक बेटा है कि मेरा बेटा तो मेरे इशारों पे नाचेगा, जो मैं बोल दूँ उसके लिए पत्थर के लेके इशारे कर देते हैं मुझे कि मेरा बेटा मेरे कहने पे बहरहाल आप जैसे मैं कहता हूँ आप वैसा करो। तकरीबन 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैंने अपने शोहर को बोला, मेरा बेटा हो चुका था, एक बेटा मेरे 7 महीने का था, इसका इंतकाल हो गया। 2 बच्चे मेरे नहीं शोहर से, एक है, एक का इंतकाल हो गया, तीसरा होने वाला। तो उन्होंने मारा पीटा मुझे। मैंने बोला ससुर ऐसे बोलते हैं अच्छा मैं सुबह बात करता हूँ। उन्होंने सुबह बात करी, क्या हुआ, उन्होंने कुरान की कसम खा ली, कुत्ते की तरह मुझे मारा। देवर ने, ससुर ने, शोहर ने बहुत मतलब पिटती आई है। माँ के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैंने अपनी मर्जी करी हुई थी। और आप घर वालों को कुछ देवर मुझे नहीं, ससुर मुझे बोलता अभी भी वक्त है, समझ जा, बात मेरी मान लेगी तो तू खुश हो जाएगी। ये जो सब कुछ तेरे साथ हो रहा है ये नहीं होगा। तो अब ज़मीर मर चुका हुआ है। अभी इनका एक बच्चा इनके साथ है, इनकी गोद में, एक और नई ज़िंदगी भी इस दुनिया में आने वाली है। उस हालत में भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इनके आंसू आप देख सकते हैं। हमसे ऑफ कैमरा भी बात करते हुए ये रो रही थी, बहुत हमने तसल्लियाँ दी, लेकिन मुझे कोई इस सवाल का जवाब दे कि जब इतना जुल्म किसी औरत पे किया जाए, इतना तशद्दुद का उसे निशाना बनाए, तो कैसे उसको सुकून मिले, कैसे वो अपनी बाकी की ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान के तौर पर गुजार सके। बेटियों पर तशद्दुद के मुतालिक हमने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से बात की तो उनका कहना था। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे एकदम से जैसा रिएक्शन आया या आसमा अजीज़ के वाक़े पर, उससे पहले भी 1-2 ऐसे वाक़यात हुए, मुझे ज़माना जाहिलियत की याद आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि औरत से नफ़रत का मतलब है अपनी ख्वाहिश से नफ़रत करना। औरत मर्द की ख्वाहिश है। तो ये जो रुझान पैदा हुआ है, और ये आप दुरुस्त फरमा रही है, जो आपको क्या लग रहा है, मुझे भी लगता है, हम सबको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। सब ये कि नाचने पे मजबूर कर रहे हैं,
तो कहीं पर तेजाब फेंक रहे हैं, कहीं पर आग से जला रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इस सिन्फ नाजुक के मसले से बाहर निकलकर अगर आप एक इंसान की हैसियत से सोचें तो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। मतलब औरत को तबाही औरत कर रही होती है। स्ट्रो फटते हैं, सांस फाटती है। मंजर भोपाली ने कहा था कि दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना। तो अब ये वक्त आ गया है कि सर उठा के बात कर रहे होते हैं माँ बाप से बच्चे। पहले कहाँ होता था, मैं तो अपने वालिद से आंख नहीं मिला सकता था, हम आंख नहीं मिला सकते, और अब तो आंख मिलाकर उनकी आंखें निकाल कर बात करते हैं। तो इस रुझान की वजह से ये जो भी अस्मा के साथ हुआ है, जहाँ भी हो रहा है, आप मसरत मिसबा के पास जाएं, उनके यहाँ पे जो खवातीन हैं, आप गई होंगी, तो तेजा आप फेंक देते हैं औरतों पर। अस्मा अजीज पर तशद्दुद का जिक्र जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि मुतअद्दिद लोगों की ये राय सामने आई कि लड़की का किरदार मशकूक है, इसलिए इस पर तशद्दुद जायज था। तो क्या अगर एक ही जुर्म के मुर्तकिब खातून और हजरत हों तो सिर्फ खातून को सजा दी जाए? इस बारे में भी हमने बात की। औरत को मुरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। अभी इस केस की भी मैं बात कर लेती हूँ, कोट कर देती हूँ कि उन्होंने कहा कि एक वीडियो आ गई उन खातून की जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ हैं, कुछ रक्स कर रहे हैं वो लोग मिलके, और फिर कहा गया कि उस औरत का किरदार अच्छा नहीं था, फिर कहा गया इस पे फौरन उंगली उठा बिल्कुल। तो क्या ऐसी सूरत में किसी को ये हक मिल जाता है कि उस पे तशद्दुद किया जाए? ना तो तशद्दुद तो बहुत दूर की बात है, आप उंगली किरदार पे नहीं उठा सकते। जो औरतों पे तेजाब फेंकते, मेरा बस चले तो मैं सजा ये रखवाऊं कि उनके चेहरे पे भी तेजाब फेंका जाए। कुरान ये कहता है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। तो बस बेटी से ही मैं कहूंगा कि वो अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करे, वो अपनी बेटी करे। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन पहले औरत है, उसके बाद ये सब माशरा है और तमाम चीजें। यानी आपका कहना ये है कि माएँ अपने बच्चों को, यानी कि लड़के और लड़की को बराबरी की सजा। ये जरूर पूछे माँ, अगर बच्चे के पास मोबाइल है या पैसे ज्यादा हैं, कहाँ से आए? नहीं पूछती माँ, नहीं पूछती, सोबत नहीं पूछती। लेकिन चलें, एक तरफ हम ये मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं तरबियत में ऐसी चीज़ सीख ली गई जिसमें आपको बर्तरी सिखाई गई, या एक और तरह से हम देखते हैं कि हमारे माशरे में मर्द ही घर के सरबराह की हैसियत रखता है। तो उस हवाले से भी देखा जाए तो एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है, आपने कफालत भी करनी है, आपने तहफ़्फ़ुज़ भी देना है सबको, तो फिर उसमें तशद्दुद का अंसर कहाँ से आ जाता है? एक होती है सरबराह और एक होती है तरबियत। लेकिन चूंकि घर का सरबराह होता है मर्द, लेकिन नजर रखने वाली माँ होती है। आप निवाला सोने का खिलाएं, देखिए शेर की निगाह से। जब तक आप बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे, बच्चे कुछ भी कर देंगे। आप देखिए क्या कर रहे हैं। अब हम तो अपने प्रोग्राम में ऐसे बहुत से केसेस दिखाते हैं जहाँ पे अरेंज मैरिज के बाद लड़की बेचारी दूसरे घर जाती है, वहाँ से फिर उसका जनाजा वापस आता है। मैं आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, आप तो बहुत सारे इश्यूज इस पर उठाए भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, देखिए आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं, कुछ हमारी है, मतलब एज ए पार्लियामेंटेरियन कानून साजी करें, बट कानून साजी तो कर लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी चोरी में मुलव्विस पाया जाए या इसका कोई कसूर सामने आ जाए तो हम खुद कानून को हाथ में लेते हुए उस पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। ये गलती सुधारने का कोई रास्ता या हल नहीं है, इसके लिए इदारे मौजूद हैं, इदारों को अपना काम करने दें। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारे नौजवान माशरे में बढ़ते हुए तशद्दुद के बारे में क्या कहते हैं। जो सबसे करीब आपके होता है, आप उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगते हैं। घर का माहौल इंतहाई इलिटरेट, बहुओं के ऊपर सब पे जुल्म होता है उनके। बाहर का आदमी सिर्फ मार कर छोड़ देगा कि पैरों की नसें काटना, हाथों की नसें काटना, पेट का सारा सामान बाहर निकाल देना। माशरे में बढ़ते हुए तशद्दुद पर अवाम का क्या कहना है और खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल क्या कहती है,
आइए देखते हैं। हम देखते हैं कि तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, मीडिया पर रिपोर्ट भी होते हैं। उससे ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ है सोशल मीडिया, जिस पर कोई भी चीज़ जब आती है तो हमारी यूथ बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट करती है और सारे उसको कंडेम करते हैं। इस वक्त यूथ हमारे साथ है, यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछते हैं कि तशद्दुद को ये किस नज़र से देखते हैं, क्या तशद्दुद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हमें कानून का इंतज़ार करना चाहिए या खुद ही जज बन जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। आप देखते हैं वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम किसी चोर को देखते हैं उसको भी मार पीट का शिकार बनाते हैं, अब घरों में भी हम देख रहे होते हैं कि हस्बैंड्स बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, तो ऐसे वाक़यात आपको लगता है होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये असल में करते वो लोग हैं जिनको तालीम की कमी होती है, शऊर की कमी होती है। क्योंकि आप देखें कोई एक पढ़ा लिखा इंसान, बाशऊर इंसान कभी ये स्टेप नहीं लेगा, ना वो रोड पे कभी किसी को चलते हुए मारेगा, ना अपनी फैमिली में ऐसा अब्यूज़ करेगा, ना चाइल्ड अब्यूज़, ना वाइफ के साथ। तो ये मतलब हमारे मुल्क में जितने लोग हैं तकरीबन 80% तो बगैर पढ़े लिखे हैं। जहाँ पे तालीम की कमी है वो सही हो जाए तो मुझे लगता है बेहतर हो सकता है। अगर कोई शख्स गलती पर है, किसी ने कोई गलती की है, तो क्या होना चाहिए, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए उसे सज़ा देने का? गवर्नमेंट ने जो लॉ रखे हैं उसके हिसाब से उसको पनिश मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि बस हमारी कानून है वो आए, वो पकड़े, उस हिसाब से ले जाए। लेकिन लोगों को यकीन नहीं रहा ना कानून पर कि उनको बताइए जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। यानी कानून पे बेयकीनी के बायस भी ऐसा होता है। बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, आप तो खुद भी लड़की हैं और घर में बहन भाई साथ में रहते हैं, कभी ऐसा हुआ आपको लगा कि भाइयों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, आपको नहीं मिल रही? I am the only child of my Oh, parents. you are the blessed one. So, मुझे नहीं लगता सबके जिनको शऊर है, एग्जैक्टली जैसे अभी उन्होंने बोला कि जिनके घरों में अवेयरनेस है वो लड़कियों को और लड़कों को दोनों को एक सा ही ट्रीट करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा। अच्छा, जब आप ऐसे वाक़यात देखती हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का ख़वातीन शिकार होती हैं, तो जहन में क्या आता है उस वक्त? यही आता है कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज औरत की रिस्पेक्ट करना हमारा इस्लाम भी बताता है और हमें जो एजुकेशन मिलती है वो भी इस चीज़ की मिलती है कि आपको औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग बहैसियत पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं? हमें यही कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादातर जो है वो इंटीरियर में हो रही होती है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लोग। तो जिन जहाँ पढ़े लिखे हैं वो लोग तो ये सब नहीं करते, तो स्टडीज़ को आगे बढ़े, एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहिए। ठीक है, तालीम की कमी के बायस और अपने हकूक़ व फ़राइज़ को ना जानने के बायस ऐसे वाक़यात होते हैं, और लोगों से भी यहाँ हम बात करते हैं। आप लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं? हाँ, ऑब्वियसली हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड है सोशल मीडिया की, जैसे आपने बात की, और एक्चुअली होता ये है कि सोशल मीडिया पे लोग इस तरह का कंटेंट ज़्यादा शेयर करते हैं और इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट दी जाती है सोशल मीडिया पे कि हर कोई देखें आप, आए दिन छोटी छोटी पोस्ट आती हैं इस तरह की, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, चाइल्ड अब्यूज़, एज़ कम्पेयर टू अच्छी चीज़ शेयर करने के बजाय लोग इस तरफ ज़्यादा आते हैं। तो ये लैक हम इसी चीज़ पे लैक कर रहे हैं कि हम अच्छी चीज़ खुद शेयर नहीं करते, हम बुरी चीज़ को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें कसूर किसी एक बंदे का नहीं है, पूरी कम्युनिटी इसमें आती है। बिल्कुल ठीक है। तशद्दुद काबिल कबूल है किसी भी सूरत में, अगर कोई शख्स गलती पर भी है तब भी? कबूल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर आपके कोई राइट्स हैं तो सामने वाला जो आपका जेंडर है उसके भी कोई राइट्स हैं। तो अगर आप, क्योंकि बेसिकली जैसे उसने कहा एजुकेशन का सारा वो है, तो आप जितना एजुकेशन को कॉमन करोगे लोगों में हर तरह के, भले वो छोटे तबके हों या एलीट क्लास हो, तो उसमें फ़ायदा आप नॉर्मल आवाम का ही है। अच्छा, इसमें हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ को इन्फोर्स किया जा सके, इम्प्लीमेंट कराया जा सके ताकि ऐसी चीज़ों को रोक सकें? गवर्नमेंट को जो बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ही है जो ये सब काम आराम से कर सकती है। हम और आप अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं किसी चीज़ के फेवर में तो हम एक लिमिट तक कर सकते हैं। हमारी आवाज़, हमें नहीं पता कि हम अगर 50 लोग खड़े हुए हैं तो हमारी आवाज़ आगे जा भी रही है या नहीं जा रही। तो पूरा सारा काम ही गवर्नमेंट का है कि वो अपने कैंपेन्स करें या कुछ करें इस तरह की कि जिससे लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। बतौर माशरा एक राय ये भी है कि पसंद की शादी के बायस खवातीन तशद्दुद का निशाना बनती हैं, जो कि एक इंतहाई गलत तासुर है, क्योंकि अपने प्रोग्राम के जरिए हमने ऐसे प्रोग्राम बारहा आप तक पहुंचाए जिसमें अरेंज मैरिज के बाद खातून पर बदतरीन तशद्दुद के बाद इसे मौत के घाट उतार दिया गया।
रिदा ब्याह कर अपने ससुराल गई और फिर एक दिन वहां से उसके 99% जले हुए जिस्म को अस्पताल लाया गया, जहां से फिर इसका जनाजा ही उठा। इस तरह से किसी को ज़दोकोब करना, बात बात पर अजियत देना और उस पर खुशी महसूस करना, इसकी क्या नफ्सियाती वजूहात हो सकती हैं? इस बारे में हमने डॉक्टर वजाहत साहब से बात की। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आज हम बात करेंगे माशरे में बढ़ते हुए तशद्दुद की। अब हमें नहीं मालूम कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। क्या ये ज़हनी पस्ती की अलामत है? क्या कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, लोग उस पर मजबूर हो जाते हैं, या किसी को ज़हनी अजियत दे के, जिस्मानी तकलीफ़ दे के उनको खुशी महसूस होती है? ऐसा क्यों है? ये जानने के लिए हम डॉक्टर वजाहत के साथ मौजूद हैं, जो साइकोलॉजी की फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं, इंसानों की नफ्सियात को समझते हैं और जानते हैं कि कोई ऐसा अमल या रद्द अमल जो हो रहा है उसके पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। दूसरी बात ये कि हमने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें कहीं पर कभी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कभी ख़वातीन को, कभी मर्द हज़रात को। इसके पीछे आपको वजह क्या नज़र आती है? मुझे लगता है कि वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे। इसमें दो बातें हैं। नंबर एक कि बेशक इसमें वाक़यात का बढ़ना एक लाजमी अमर है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के हाथ में आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मोबाइल और गैजेट्स आए और लोगों का जो आँखों का जो इन्फ्लुएंस चीज़ों के ऊपर बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने लगे। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को देखते हैं, आपके माइंड में उतने लर्न बिहेवियर्स होने लगते हैं। इंसानी ऐसे वाक़या जिसमें तशद्दुद किया जाए, मारा जाए, या एक होता है आपके हाथ पैरों से तशद्दुद होता है, एक होता है आप इमोशनली किसी को अब्यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस अभी तक उस लेवल पे नहीं आया जितना एक इंसानी दिमाग को चाहिए। अच्छा, इंसानी नफ्सियात की अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ इंसानी नफ्सियात ऐसी वजह हो सकती है जिसके बायस कोई तशद्दुद पे उतर आए, या उसकी नेचर के अंदर कोई अजियत पसंदी, तशद्दुद पसंदी शामिल हो? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि कुछ लोग बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी उनको कोई ज़िंदगी में कभी उनके साथ कोई मिसहैप नहीं हुआ होता, लेकिन वो ज़ाती तौर पे या बीमारी के तौर पे उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको इल्हाम होते हैं, आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, आपका पार्टनर आपका दुश्मन है, आप उस पर शक करते हैं। ऊपर से अगर आप नशा करते हो, रातों को आप नशा करते हो, अगर आप जिसको हम चरस कहते हैं या हेरोइन कहते हैं, अगर आप इस इन्फ्लुएंस में चले जाएं तो हमारे ब्रेन की जो एक न्यूरोलॉजी है, जो हमारे केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो आपको ऐसे बनाना शुरू हो जाते हैं कि आप अपने ही पार्टनर को दुश्मन समझते हैं, आप उन पर तशद्दुद करते हैं, आप उनको मार भी देते हैं। अच्छा। तो ऐसा शिज़ोफ्रेनिया कह लें या साइकोटिक डिसऑर्डर्स कह लें, या और भी ऐसी बीमारियां हैं जैसे नशे के अमराज हैं, इनमें तो आप अपने जो सबसे करीब आपके होता है, आप उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगते हैं। ये नफ्सियाती आर्जा है, बर्तरी की जंग, ताकत का सरूर या माशरती दबाव जो एक इंसान को दूसरे की जान लेने तक ले आता है। हैदराबाद का एक केस जिसमें देवरानी और जेठानी के जिस्म के हिस्से टुकड़े करने से लेकर उनको जान से मारने का वाकया जो हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया। अब ये खवातीन जिनकी शादी उनके खानदान की मर्जी से हुई और फिर रोते धोते माँ बाप बाकी जिंदगी के लिए उनकी यादों के सहारे रह गए। झगड़ा रहता था आपस में? था झगड़ा, घर का माहौल इंतहाई इलिटरेट, बहुओं के ऊपर सब पे जुल्म होता है उनके। बाहर का आदमी सिर्फ मार कर छोड़ देगा कि पैरों की नसें काटना, हाथों की नसें काटना, पेट का सारा सामान बाहर निकाल देना। बुजुर्गों को जहां जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वहां उम्र के इस हिस्से में कुछ लफ्ज या कहा गया एक जुमला उनको किस कदर अजियत में मुब्तला करता है, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ज़हनी और नफ्सियाती अजियत भी तशद्दुद की एक शक्ल है, जिसकी मिसाल ये बुजुर्ग खातून है। घर छोड़ के यहाँ क्यों आ गई? मैं सिविल में आया था, दवाई का लगी, तो एक हफ्ता पहले मेरे बेटा ने अल्फाज बोला तो मर जाती, मैंने शुक्राना नमाज पढ़ी। वो बाद में मेरा मुखा मिल गया, कल आया इधर ढूंढ के इधर आया। उन्होंने आपसे बोला कि मर जाती? बोले मर जाती तो नफल नमाज पढ़ती, एक हफ्ता पहले मुझे बोला था। हाँ, नमाज पढ़ते तो उससे दिल को बहुत दुख हुआ? हाँ, मेरा दुख हुआ। एक हफ्ता बाद में मैंने सिविल आया, दवाई कर लगी, ये ढूंढ के पता से आलिया का पास आ गया। आलिया बेटी ने मुझे बहुत सुकून दिया। कहीं आपकी बहू ने तो तंग नहीं किया आपको?
वो कोई था नहीं, बैठा है मुझे बोलना नहीं, वही बातों में मेरा गुस्सा आ गया। इस बात पे गुस्सा आ गया। ये मैं पाल लाल के बड़ा करा, शादी करा, बच्चा हुआ, अभी मेरा बेटा बोला मुझे नफल नमाज पढ़ो, मेरे दिल पे भूख लगा, मैं निकल कर मैं रहने का खाने का कोई जगह मिले घर नहीं जाऊँ। उस बच्चे को आपने कितने प्यार से पाला होगा? पास मर के एक बच्चा है, प्यार से ही पाला नहीं। अच्छा, अभी आपका दिल चाहता है घर वापस चली जाएं? जी, ये बेटा मैंने आलिया को बोला बेटा मुझे तेरा घर छोड़ दो, मैं गुस्सा में आ गया, बेटा फिर बोलेगा ऐसे तो नहीं बोलेगी। मेरा बेटा मुझे 5 साल से ऐसा करती वो होती ना, मेरा गुस्सा आते भी निकल जाती, लड़का गोरी दारीदार 15 दिन 8 दिन रहती तो ढूंढ के लेके जाती। और उसकी एक बात से इतना दुख हुआ आपको? एक बात तो मर जाने के बाद एक बात तो मत गुस्सा ज्यादा आती है, बर्दाश्त नहीं तो जब से मैं ना सोचती बोले मैं दूर पे निकाली, मेरा हाथ टूट गया। ओह अच्छा, अभी 1 साल पहला। अच्छा, तो मैं जब भी गुस्सा आती यही से नहीं सोचती, जब मैं रास्ता में जाऊँ मैं मरूँ ना बासूँ, ये नहीं सोचती। बस आप जल्दी अपने घर चली जाएंगे, आप परेशान ना हो, आपका बेटा भी साथ होगा, आपकी बहू भी। बहुत शुक्रिया। माँ कितनी हसास होती है। एक बच्चा जब रात में माँ के साथ सो रहा होता है, बिस्तर गीला कर देता है, बहुत पुरानी मिसाल है लेकिन ये आज भी उतनी ही सच है जितनी कभी ज़माना कदीम में होगी। तो माँ उस गीले बिस्तर पे सो जाती है, बच्चे को सूखे बिस्तर पे सुलाती है, और इसी एक रात का सिला वो बच्चा कभी भी उसको नहीं दे सकता। और ये माँ जो इतनी बुज़ुर्ग हैं, जिनके बेटे ने इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम मर जाती तो तुम्हारे मरने के बाद मैं शुक्राने के नवाफिल अदा करता, उस माँ की दिल को कितनी तकलीफ़ पहुँची होगी, कैसा ज़हनी तशद्दुद हुआ होगा उस माँ पे कि वो उसके बाद उस घर में नहीं गई और यहाँ आ गई। दिल तो माँ का है ना, अब वापस घर जाना चाहती है। तो आप कोई भी जुमला अदा करने से भी पहले ये ज़रूर सोचिए कि जो सामने वाला शख्स है उसके दिल पर क्या गुजरेगी, तो शायद आपको ये समझ आ सके कि तशद्दुद है क्या। सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं होता, वो चोट तो शायद भर जाए लेकिन दिल पे लगा हुआ ज़ख्म भरने में सालों लग जाते हैं। एक ऐसा वाकया जिसमें चंद पैसों की बचत की खातिर एक व्यापारी ने दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को भैंसों के बाड़े में दफन कर दिया। वो जगह भी आपको दिखाते हैं जहां पर उसकी लाश को दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था। यहाँ दबाया था? अकेले थे? गड्ढा पहले से खोल दिया था? नहीं, बाद में खोदा था। गड्ढा कैसे खोदा था? फावड़ा होता है सर, गोबर खींचने वाला फावड़ा होता है, वो यहीं पर होता है। कहाँ बिठाया था जब वो आया? यहाँ से दाखिल हुआ होगा, वो बेचारा अपने पैसों की आस में आया होगा, तुमने उसको चाय पिला के नींद की गोली कहाँ बिठाया? कहाँ? चरपाई वहीं बिछी हुई थी, वहीं सो रहा था। कौन सी जगह? उधर। गुर्बत जो है अब वो फ्रस्ट्रेशन और तशद्दुद को जन्म देती है। वो ससुर मुझे बोलता अभी भी वक्त है, संभल जा, बात मेरी मान लेगी तो तू खुश हो जाएगी। जब जिंदगी से सुकून चला जाता है ना तो फिर तशद्दुद जन्म लेता है। हमारी नौजवान नस्ल तो तशद्दुद को कतई तौर पर रद्द कर रही है, उनका क्या कहना है देखिए। हम कुछ बात कर रहे हैं तशद्दुद की, जो हमारे माशरे में बहुत बढ़ रहा है। अदम बर्दाश्त नहीं होती है, किसी से कोई इख्तलाफ है या कोई हम समझते हैं कि गलती पर है तो उसको मार पीट का निशाना बनाते। कैसा ट्रेंड है ये तो बहुत गलत ट्रेंड है। हम अगर किसी का कोई गलती वगैरह हो तो हमें उसे समझाना चाहिए, किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किसी पे हाथ उठाने से जैसे उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं हमें करनी चाहिए। हमें ये सोशल इशू है, इसको काफ़ी तरह में सही करना चाहिए। तशद्दुद बहुत ख़राब चीज़ है। आप क्या कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस का, जब ख़वातीन को शिकार बनाया जाता है किसी भी इशू के ऊपर, वो ठीक है? ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे हमारा इस्लाम है, मज़हब हमें पीस का मैसेज देता है कि हमें पीस करना चाहिए और औरतों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, तो हमें भी अपने दीन को फॉलो करके औरतों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और इस डोमेस्टिक वायलेंस को कम होना चाहिए माशरे में।
तशद्दुद के वाक़यात आप देखते होंगे, अगर टेलीविज़न पे नहीं देखते तो सोशल मीडिया पे देखते होंगे, तो वो ऐसे वाक़यात देखने के बाद, सुनने के बाद कैसा लगता है? मतलब कैसा, कुछ भी नहीं मतलब इतना कोई ख़ास नहीं लगता, लेकिन है जो भी है गलत है। आपको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहिए, और मतलब ये कि ख़ुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। मतलब आर्टिकल लिखे हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन सब कुछ मतलब यहाँ पे वही है कि मारपीट हो रही है, तो फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग। अब वो भी आके मारपीट देगा, उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बस उसने 20-30 लोगों को एक बंदे को मारते हुए देखा, वो भी आके मार देगा। इस तरह ये इस टाइप की वायलेंस है, मेरे ख्याल से ये गलत है। और बाकी तो वायलेंस है ही बुरी चीज़, लेकिन जो कॉमन है वो ये है और ये गलत है। आपको क्या लगता है कि जो ख़वातीन पे तशद्दुद किया जाता है, बाज़ औक़ात कभी जहेज़ कम लाने की वजह से, बाज़ औक़ात ससुराल वाले उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कभी हस्बैंड, ये क्यों है ऐसा और इसको कैसे हम कंडेम कर सकते हैं? देखिए, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके ब्रॉटअप पे। ज़्यादातर जो यहाँ पे जितने भी हैं वो लोग मेनली अपने आप को इतना डोमिनेटिंग रखते हैं कि वो कभी भी किसी औरत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। हालांकि ये वही औरत है जो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है। और अगर कोई औरत काम कर रही है तो उसको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करेंगे कि वो इतने बजे आ रही है, ये कर रही है, ये नहीं देख रहे उसके पीछे स्ट्रगल कितना है। वो अपने भाई की वजह से काम कर रही हो, क्या पता अपने भाई को पढ़ाने के लिए, अपने बाप को सपोर्ट करने के लिए, वो नहीं समझते लोग। बहुत सी वजह ये भी है कि हर तरह का प्रेशर है। जॉब वाले बंदे को जॉब का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, बिज़नेस वाले बंदे को बिज़नेस का प्रेशर है। अप्स एंड डाउन हर जगह होते रहते हैं, लेकिन वही बात है, इस चीज़ को आप बाहर किसी पे ना निकालो तो बेहतर है। जहाँ का इमोशन है वहीं दबा दो तो ये फिर बेटर है, बट एक जगह का इमोशन कहीं और निकालना गलत है। एक नन्हा मासूम फरिश्ता जो कुरान पाक हिफ्ज करने की गर्ज से मदरसे जाता था, उसको कमरे में बंद रखा जाता, खाना तक न दिया जाता और तशद्दुद ऐसा बदतरीन जिसके बायस एक दिन अचानक उसका दिल ही बंद हो गया। आलिया सारिम साहिबा जो जुल्म का शिकार होने वालों को छत और घर का माहौल फराहम करती हैं, वो इस जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद को किस नज़र से देखती हैं, आप भी सुनिए। ये तशद्दुद पसंदी क्यों आ गई है? क्यों ऐसी ज़हनियत है कि किसी को तशद्दुद का निशाना बना लिया जाए या खुद ही मुनसिफ बन के उसको सज़ा सुनाई भी दी जाए और फिर दे भी दी जाए? इस पर हम बात करेंगे। आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद है, हमेशा बहुत अच्छी बातें करती हैं, मुझे हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम इसी मौजू पर उनसे बात करते हैं। भाभी, लगता है कि माशरे में तशद्दुद अब बढ़ता चला जा रहा है, वजूहात कुछ समझ में आती हैं? आती है, जितनी समझ में आती है वो तो है कि सुकून नहीं है। अब किसी भी रूह को जब करीब से देखते हैं तो लगता है कि मादा परस्ती बहुत है और सुकून नहीं है। जब ज़िंदगी से सुकून चला जाता है ना तो फिर तशद्दुद जन्म लेता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ औरत पर ही तशद्दुद होता है। औरत पर तशद्दुद नुमाया ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये कि उसके पास वे आउट नहीं होती, और उसकी एक और वजह भी है कि औरत को रोने की भी इजाज़त है। औरत रोकर अपना दुख हल्का भी कर सकती है, बयान कर सकती है। औरत के रोने पर उसे हमदर्दी भी मिलती है लोगों से। मर्द की जहाँ तक हम बात करते हैं, मर्द रो नहीं सकता, मर्द को हम रोने नहीं देते। हम मर्द को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो जब एक दफ़ा टूटता है तो फिर किरची किरची होके, क्योंकि जब आप किसी के दुख को निकलने का रास्ता नहीं देते तो अंदर अंदर चीज़ें सुलगती हैं। हम खुद ही क्यों मुनसिफ अपने आप को समझ लेते हैं, खुद ही क्यों हम ये हुक्म सादिर कर देते हैं कि इसको हमें इसके बाल काट देने चाहिए, इसकी टांग पे हमें ज़रब लगानी चाहिए, इसको मारपीट का निशाना बनाना चाहिए। हमारी अदालतें मौजूद हैं, हमारे यहाँ शरई कानून भी मौजूद है, तो हम खुद क्यों यह कानून हाथ में ले बैठे? उसकी वजह है कि हमारे माशरे में, अल्लाह करे कि ये चीज़ बेहतरी की तरफ आए, अपने गिरेबान में झांकने का रुझान ख़त्म हो गया है। अगर हम ये सोच लें कि गलती हमारी कहाँ है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, लेकिन हम इस तरह से आम तौर से करते नहीं हैं। जब गलती दूसरे में नज़र आती है और हम तो बिल्कुल पारसा हैं तो हमें लगता है फिर हम फैसला भी कोई कर सकते हैं। अच्छा, जब आस पास हम नज़र डालते हैं तो जो ताकतवर है सब उसी का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। औरत पे जो कोई शख्स तशद्दुद करता है वो किस सोच की अक्कासी कर रहा होता है? हर ताकतवर कमज़ोर को अपने ताबे करना चाहता है। अगर मैं पाकिस्तान के माशरे की औरत देखूं तो आप देखिएगा कि माशी तौर पे काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन इवन आज भी हमारी बच्चियां बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर घर में बैठी हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी वो इकोनॉमिकली वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितने हमारे मर्द स्ट्रांग होते हैं। तो वो कई जगहों पर उसको अपनी कम्युनिटी भी बना लेते हैं। अगर मैं वडेरा सिस्टम देख लूँ, अगर मैं जागीरदाराना सिस्टम देख लूँ, या इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका अपना ट्रेडिशनल एक हिसाब किताब है जिसमें औरत को
وہ ہم پلہ لانا تو بہت دور کی بات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت وہ چیز ہے جس کی زندگی اپنے حساب سے اس کی چلائیں. اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور عورت اس میں کیسے کردار ادا کر سکتی ہے, کیونکہ تربیت کی ایک بہت اہم ذمہ داری عورت پر ہی ہے. عورت اپنے بیٹے کی تو بہت اچھی پرورش کرتی ہے, اس کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیتی ہے. اسے چاہیے کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بہت کانفیڈنس دے, اور بیٹی کو کانفیڈنس دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم پر, اس کی خوراک پر بہت زیادہ توجہ دی جائے. بہت خوبصورت بات کی عالیہ بھابی نے کہ جب آپ اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کر سکتی ہیں تو بیٹی کی اس سے بھی زیادہ اچھی تربیت کر سکتی ہیں. جب گھر سے وہ مساوات سیکھ کے آگے بڑھیں گے دونوں بچے, تو جو بچی ہے وہ آگے ماں بن کے اپنی بچیوں کی بھی ویسی ہی تربیت کرے گی اور اپنے بچوں کی بھی ویسی ہی تربیت کرے گی. اس طرح سے مرد کی سوچ بھی بدلی جا سکتی ہے اور عورت کی قسمت بھی. عورت فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن مہناز رحبان صاحبہ تشدد کے متعلق کیا کہتی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کے پاس تو ایسے واقعات روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں آخر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے عورت کو؟ اس پہ جو سماجی ماہرین ہیں ان کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق غربت جو ہے اب وہ فرسٹریشن اور تشدد کو جنم دیتی ہے. جب غربت میں اضافہ ہوتا ہے, اور کیونکہ ہمارے یہاں پدر سری نظام یا پیٹریارکی ہے, تو جب غربت میں اضافہ ہوتا ہے تو مرد جو ہے وہ کسی اور پہ تو اپنا غصہ یا فرسٹریشن نہیں نکال سکتا, وہ گھر کی عورت ہی پہ نکالتا ہے. تو اسی لیے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ عورتوں کو کیونکہ مساوی درجہ حاصل نہیں, ان کی پسند ناپسند, ان کے انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو اگر وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس کو بھی ایک جرم سمجھا جاتا ہے, ایک بہت بڑا ایک گناہ سمجھا جاتا ہے. ان کو مطلب جان سے مار دیا جاتا ہے صرف اس جرم میں کہ وہ اپنی پسند سے, جو کہ یہ حق انہیں مذہب بھی دیتا ہے. قوانین تو ہمارے یہاں موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے. جی, یہ بہت ایک شکایت ہمیں بھی ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی ایڈوکیسی کرتے ہیں, اسمبلی میں جاتے ہیں لیجسلیٹرز کے پاس, وہ ہم سے تعاون بھی کرتے ہیں, وہ قوانین بھی بنا دیتے ہیں, لیکن جب قانون بن جاتا ہے تو اس کی جو آگے کی ضروریات ہیں ان پہ کوئی دھیان نہیں دیتا. مثلا رولز آف بزنس بن جائے, ایک قانون بنتا ہے تو اس کے رولز آف بزنس بنتے ہیں, جو کہ میرے تو خیال سے 2-3 مہینے میں بن جانے چاہیے, لیکن آپ یقین کریں کہ وہ سالوں نہیں بنتے. کوئی ایسا حل کہ ایسی سوچ کو ختم کیا جائے جس میں ہر چیز کے اوپر قصوروار جو ہے خاتون کو ٹھہرا دیا جاتا ہے؟ جی, میں سمجھتی ہوں کہ جو عورتوں کے حقوق کی تحریک ہے وہ ساری تحریک ہی یہی ہے کہ انصاف ہو عورتوں کے ساتھ اور انہیں برابری کا درجہ ملے. دیکھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں. پہلے ہم انسان ہیں, پھر ہمارا جینڈر فرق ہے کہ ایک جسمانی طور پہ مرد ہے, ایک جسمانی طور پہ عورت ہے. وہ جو روایتی کردار ہیں کہ وہ چاہے کتنا پڑھ لکھ جائے اسے وہی چولہا ہانڈی کرنی ہے, اگر دونوں کام کر رہے ہیں, باہر ایک جیسی تنخواہ لے رہے ہیں, تو پھر گھر میں دونوں برابر کیوں نہیں کام کرتے؟ کیا بچے پالنے صرف ماں کی ذمہ داری ہے, باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر دونوں باہر کام کر رہے ہیں برابر کا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ جہیز کی وجہ بنی اور ساس نے تشدد کر دیا, کہیں نند سے جھگڑے سامنے آتے ہیں, اس طرح کی سوچ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اس میں عورت کیا خود ذمہ دار ہے؟ یہ سوال اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے, تو میں لیکن اس کا جواب میں یہ دیتی ہوں کہ یہ ایک غلامانہ ذہنیت والی بات ہے. جب کسی طبقے کو آپ غلام بنا کے رکھتے ہیں, دبا کے رکھتے ہیں, تو پھر وہ اس کا بدلہ اپنے ہی جیسے لوگوں سے لے رہا ہوتا ہے جب اسے موقع ملتا ہے. کیونکہ اکثر ساسوں کی یہی وہ ہوتی ہے لاجک کہ بھئی ہم میں تو اتنا ظلم ہوئے, ہم پہ تو اتنی سختی ہوئی, اور یہ دیکھو یہ عیش کر رہی. ہمیں ساری عورتوں کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے, اس لیے تربیت بھی ایسی کرنی چاہیے کہ سبھی کو انصاف ملے, سبھی کی عزت ہو. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ مہناز صاحبہ. بڑی کارآمد باتیں انہوں نے کی کہ خاص طور پر جو ایک بات کہ اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کچھ برا سلوک ہوا ہے یا کسی نے برا رویہ رکھا ہے, تو ایسا نہیں کہ آپ اپنے سے نیچے والے پہ یا اپنی ہی نسل سے اس کا بدلہ لینا شروع کر دیں. اپنی سوچ کو اگر آپ بدلیں اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو کہیں سے برائی ملی ہے تو آپ اسے اچھائی میں تبدیل کر کے معاشرے کو دیں, تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ماؤں کے سر پر ایک بہت بھاری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی ایک جیسی تربیت کریں. ان کو حقوق اور فرائض کا بچپن سے جب شعور دیں گے تو وہ معاشرے میں جب بڑے ہوں گے, اپنا گھر بسائیں گے, تو وہ وہی چیز معاشرے کو لوٹائیں گے.
इस सिलसिले में हुकूमत वक्त पर कानून लागू करवाने की एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ऐसा ना हुआ तो हर तरफ सिर्फ जंगल का कानून ही राइज दिखाई देगा। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज और अपनी मेजबान फराह इकरार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।